and welcome back to our TPA lecture series. तो इसमें हमें आज से स्टार्ट करना था टॉपिक से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टीपीए का प्रिंसिपल है जो कि वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो इसके पहले अपने सेक्शन 18 हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने देखा कि अनबॉर्न मेन प्रिंसिपल्स जो हमने देखे वो ये कि अनबॉर्न को एक अनबॉर्न पर्सन जो है उसे किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो इन सेक्शंस में हमने देखा जैसे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी भी डिस्कस, इसमें क्या था मैक्सिमम पीरियड क्या है जहां तक ट्रांसफर को पोस्टपोन करके रखा जा सकता है जिसके बाद वो मैंडेटरी हो जाएगा, जिसमें हमने बात करी थी प्रायर लाइफ इंटरेस्ट प्लस 18 इयर्स ऑफ द अनबॉर्न। इसके बाद 15 बात करता है कि भाई अगर एक क्लास के लिए ट्रांसफर किया गया हो और उस क्लास में से कुछ लोग जो मेंबर्स है फ्यू मेंबर्स दे आर हिट बाय सेक्शन ईदर 13 और 14, उस केस में कैसे ट्रांसफर होगा। 16 में बात करता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट ही फेल कर गया तो वहां पे क्या होगा, तो क्या होता है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो है वो भी फेल हो जाएगा। 17 में बात कर अगेन दिस एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 11, इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि उसमें बात करता है वहां भी डायरेक्शंस की बात की गई है, यहाँ भी डायरेक्शंस की बात की गई है। वहां ऐसे डायरेक्शंस की बात की गई है कि भाई ट्रांसफर के बाद फिर अगर प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर इनकंसिस्टेंट जो डायरेक्शंस हैं वो ट्रांसफरी को नहीं दिए जा सकते बाय द ट्रांसफर, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे कोई डायरेक्शंस अगर दिए जाएंगे, किसी कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जा रहे हैं तो वो क्या है वो वॉइड हो जाएंगे और ट्रांसफर वैलिड होगा। पर यहाँ पे उसके कॉन्ट्ररी एक बात कहता है कि भाई यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, मतलब ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफरी को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है अबाउट, लेकिन वहां पे क्या था इनकंसिस्टेंट क्यों हो रहे हैं क्योंकि वो इंजॉयमेंट से रिपग्नेंट डायरेक्शंस की बात की गई थी। यहाँ पे कह रहा है कि सर्टेन केसेस में एक्यूमुलेशन के जो डायरेक्शंस है वो दिए जा सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स अक्रू होंगे, जो भी प्रॉफिट्स उस प्रॉपर्टी से जो कि ट्रांसफर किए गए हैं उससे जो भी जितने भी बेनिफिट्स अक्रू हो रहे हैं उसको एक्यूमुलेट करके वो ट्रांसफरर को ही दिए जाएंगे। ठीक है, फिर 18 हमने बात की कि ट्रांसफरिंग परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक परपेचुइटी में कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये 14 में पढ़ा हमने, उसकी मैक्सिमम पीरियड लिमिट दे रखा है। लेकिन 18 उसका एक्सेप्शन, उसके एक्सेप्शन की बात करता है कि वो क्या एक्सेप्शन है जब परपेचुइटी में ट्रांसफर करना अलाउड है, किया जा सकता है, यानी परमानेंटली किया जा सकता है। तो हमने देखा पब्लिक गुड के लिए अगर हो, पब्लिक हेल्थ के लिए या एजुकेशन से रिलेटेड या कोई रिलीजियस पर्पस से, इन सर्टेन पर्पसेस के लिए अगर या कोई भी और ऐसा जो कि पब्लिक गुड का है के लिए है, इन पर्पसेस के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी का परपेचुइटी में किया जा सकता है, अलाउड है। नाउ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट की जहां तक हम बात करें, ये हम अब तक जब अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ हद तक इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी समझ लिया। अब देखते हैं, शुरू करते हैं 19 से कि ये कह क्या रहा है। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ where on a transfer of property and interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect। ठीक है, पहली चीज इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी पर्सन के लिए, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इफेक्ट में कब से आएगा। मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया लेकिन वो इफेक्ट बाद में आएगा, मतलब ये वो ट्रांसफर जो है वो एक्चुअली इफेक्टिव जो है वो बाद में होगा, कब होगा वो टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। और in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen। दूसरी चीज, पहला क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन वो इफेक्ट में कब से आएगा वो या तो स्पेसिफाइड नहीं है, या दूसरी चीज फोर्थविथ टर्म लिखा है। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, इमीडिएट या इंस्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ यानी इमीडिएटली और ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मस्ट हैपन। या फिर पहली चीज तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया लेकिन इफेक्ट में कब से आएगा वो नहीं बताया है, या ये बता रखा है कि एक ऐसा इवेंट यानी एक ऐसी चीज होगी दैट द इवेंट मस्ट हैपन, वो इवेंट होगा ही होगा, उसका होना सर्टेन है, और उस इवेंट के होने के तुरंत बाद ये ट्रांसफर जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। वही चीज कह रहा है, और इन टर्म्स या ये बताएगा स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट, या तो तब से इफेक्ट में आएगा फोर्थविथ इमीडिएटली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मस्ट हैपन, किसी इवेंट के होने पे जो कि सर्टेन है कि होगा। Such interest is vested unless a contrary mention appears from the intention appears from the terms of the transferor।
ठीक है, उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए इसे इस पूरे को हम समझेंगे डिटेल में कि ये कह क्या रहा है। A present and fixed right to property that accrues to the transferee immediately upon the transfer। मतलब घटना होने के इमीडिएट बाद, जो इवेंट कह रहे हैं हम, किसी इवेंट के होने के तुरंत बाद जब इंटरेस्ट अराइज हो जाए वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट में नहीं है, सर्टेन इवेंट में है। इट हैपेंस नाउ इवन इफ द एक्चुअल पोजीशन हैपेंस लेटर। जैसे मैंने कहा, वही चीज कह रहा है कि भाई पोजीशन जो है वो बाद में मिले, मतलब एक्चुअल ट्रांसफर जो है वो भले बाद में हो, लेकिन इंटरेस्ट तुरंत अराइज हो जाएगा उस इवेंट के होने पे। Under section 19, the interest is vested because the right to enjoy the property is attached to a certain event or a specific time frame। क्योंकि किसी इवेंट या किसी स्पेसिफिक टाइम से उसको जोड़ दिया जाता है, तो वो इवेंट होने के तुरंत बाद या वो टाइम खत्म होते ही उसके तुरंत बाद जिस पर्सन के लिए बनाया गया था, मतलब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसमें तुरंत वो इंटरेस्ट जो है वो अराइज हो जाएगा। इंटरेस्ट वेस्टेड इमीडिएट। देखिए इसके फीचर्स क्या क्या है। वेस्टेड इंटरेस्ट किसे कह रहे हैं, इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, पर एक बार पूरा इसके सारे फीचर्स, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इमीडिएट इफेक्ट मतलब इमीडिएटली ऐसा इंटरेस्ट जो कि इमीडिएटली इफेक्ट में आता है। द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एंड अक्रूज द मोमेंट द ट्रांसफर इज एग्जीक्यूटेड। जिस मोमेंट एग्जीक्यूट किया गया इंटरेस्ट तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट में आता है। The transferee gains a fixed right immediately regardless of when they physically step into the property। इंटरेस्ट तुरंत मिल गया, इसका नाम ही क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब मिल रहा है, वेस्टेड मतलब कब उसके पास आएगा, मतलब ओन कब करेगा वो। और बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की, नॉट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। इंटरेस्ट कब आएगा, राइज करेगा इमीडिएटली, जैसे ही डेट ऑफ ट्रांसफर से, मतलब जब ट्रांसफर किया गया उसके नाम में इमीडिएटली आ जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल ट्रांसफर यानी जो फिजिकल ट्रांसफर है वो बाद में होगा, हो सकता है। परफेक्ट टाइटल, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। वहां पे मतलब परफेक्टली उसको कोई क्वालिफाइड जो है वो कंडीशनल ट्रांसफर ये नहीं है। Transferee's title is not in waiting. Waiting meaning absolutely it becomes legally complete and perfect as soon as the transfer takes place। Transfer हुआ और complete उसको तुरंत interest arise हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल, इन दोनों का क्या मतलब होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब है the owner of a vested interest can sell, gift or mortgage the interest to someone else। मतलब जब vested interest किसी के पास आ गया, तो अब इस इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी ये है, इसके एट्रीब्यूट ये है कि ये इसे जब वेस्टेड इंटरेस्ट आया, वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, ठीक है, विदाउट किसी कंडीशन। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को फर्दर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मतलब आपके पास अगर वो इंटरेस्ट आ गया, अब फर्दर उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो वेस्टेड इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉपर्टी आई उसे किसी और को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। उसको फर्दर सेल कर सकते हैं, उसे लीज पे दे सकते हैं, उसे मॉर्गेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें की जा सकती है। और साथ ही साथ हेरिटेबल भी है। हेरिटेबल का क्या मतलब हुआ, इफ द ट्रांसफरी डाइज बिफोर टेकिंग पोजीशन द इंटरेस्ट पासेस टू देयर लीगल heirs। जैसे जिसके लिए एक्चुअल ट्रांसफर होना था, मतलब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसमें आ गया, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल पोजीशन मिलता उसको, वो मिलने के पहले अगर उस इंसान की डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या होगा, अब वेस्टेड इंटरेस्ट उसके पास था, एक्चुअल पोजीशन नहीं मिला था, तो ये क्या होगा कि उस पर्सन की जब डेथ हो गई एक्चुअल ट्रांसफर होने के पहले, तो वो जो उसका राइट है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, वो उसके लीगल एयर्स, मतलब उसका कोई बेटा है या उसके जो भी लीगल एयर्स है उसमें वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसफरेबल या हेरिटेबल लिखा हुआ है। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर करना तो आपके हाथ में, आप उसे सेल कर सकते हो, आप उसे गिफ्ट कर सकते हो, आप उसे मॉर्गेज कर सकते हो, वो ट्रांसफरेबल है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हेरिटेबल भी है, मतलब अगर पर्सन की डेथ हो गई एक्चुअल पोजीशन लेने के पहले ही, तो ये इनहेरिट हो जाएगा इंटरेस्ट उसके लीगल एयर्स से। सब्जेक्ट टू सेल और अटैचमेंट,
Because it is a fixed right, a court can attach and sell this interest to satisfy a decree or debt. किसी डिक्री और डेट के सेटिस्फैक्शन के लिए इस इंटरेस्ट को सेल भी किया जा सकता है। कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर दे सकती है। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जब हम अनबॉर्न के लिए ट्रांसफर की बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि अनबॉर्न जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसके बर्थ के साथ उनके पास जो इंटरेस्ट आता है, उनके पास जो इंटरेस्ट राइज होता है उनमें, उसे हम कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? ए है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, ट्रांसफर होना है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो अनबॉर्न है, ये है अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब यहां से प्रॉपर्टी यहां ट्रांसफर होगी, इसमें क्या किया गया? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। लाइफ इंटरेस्ट अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? ये है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्योंकि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इस तक प्रॉपर्टी पहुंचाने का क्या जरिया हो सकता है? पहले किसी और को दिया जाए, उसके बाद फिर वो किसी और को चला जाएगा जब तक वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो लाइफ इंटरेस्ट फादर ने क्रिएट किया गया। अब इस अनबॉर्न के जन्म के साथ अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसको देनी है? उसको जानी है। इसका जिस दिन जन्म होगा, द डे दिस पर्सन इज बॉर्न, इसके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी अधिकार इसके पास आ जाएगा। इसे ही कहते हैं, इसके पास जो अधिकार आएगा इसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्ट करना यानी ओन करना, उसमें होना, इंटरेस्ट इसके पास अब आ जाएगा। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है, जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या था कि भाई इंटरेस्ट इमीडिएटली आ रहा है। क्या था वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी में? हमने क्या पढ़ा कि भाई इवेंट के हैपनिंग पे इमीडिएटली, जिस कोई इवेंट है जो कि सर्टेन है कि ये होगा, यही चीज लिखी हुई थी कि इवेंट मस्ट हैपन। इवेंट तो इवेंट जो है वो सर्टेन है। इवेंट क्या था? इस बच्चे का जन्म, ये तो सर्टेन है कि हाँ 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो जन्म होगा उस बच्चे का। सो इवेंट क्या है? वो सर्टेन है। अब एक सर्टेन इवेंट के होना उसका फ्यूचर में है, ठीक है, इवेंट सर्टेन है लेकिन होना उसका फ्यूचर में है। उसके होने पे जैसे ही वो इवेंट हुआ, इवेंट यहाँ पे क्या है? इस अनबॉर्न का जन्म, इस अनबॉर्न का एग्जिस्टेंस में आना। इस इवेंट के होने पे जो इंटरेस्ट इस पर्सन के पास आएगा, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसके पास जो इंटरेस्ट आएगा इमीडिएटली, हमने क्या पढ़ा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है? इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। तो मतलब द डे दिस चाइल्ड इज बॉर्न, इसके पास एक इंटरेस्ट आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो कि है क्या? वेस्टेड इंटरेस्ट। immediately upon the happening of a certain event। इवेंट क्या था? दिस द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड। इसके जन्म के साथ इमीडिएटली इसे अधिकार मिल गया इस प्रॉपर्टी का, इसे ही कहेंगे हम वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इस वेस्टेड इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई इसके पास, नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, क्या मतलब है? एक्चुअल पोजेशन जो है, एक्चुअल ट्रांसफर जो है वो अभी नहीं गया है। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब इस, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट है, इस लाइफ इंटरेस्ट की डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ होगी तो अब वेस्टेड इंटरेस्ट तो इसके पास था ही, तो पूरी पूरी प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी। तब हुआ एक्चुअल ट्रांसफर। एक्चुअल ट्रांसफर मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट पहले आ रहा है, एक्चुअल ट्रांसफर यानी जो पोजीशन है वो बाद में मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये सारी चीजें को रिलेटेड है। अनबॉर्न है, अनबॉर्न के लिए ही हो रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या हमने देखा था? अनबॉर्न के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अनबॉर्न के लिए जरूरी है कि एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, जिसकी डेथ के बाद अनबॉर्न के पास प्रॉपर्टी जाती है। प्रॉपर्टी जाती है उसके पास, हम ट्रांसफर की बात कर रहे थे वहां पे सेक्शन 13 में जब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या? ट्रांसफर टू अनबॉर्न। इसीलिए हमने कहा था उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न को ट्रांसफर हो जाती है। अब 13 से अगर इसे को रिलेट करके देखें सेक्शन 19 को, तो डेथ के बाद तो फिजिकल पोजीशन नहीं गया उसके पास, प्रॉपर्टी अनबॉर्न के पास गई। लेकिन सेक्शन 19 ये बता रहा है कि ठीक है, एक्चुअल पोजीशन तो हमने देखा 13 के बाद में मिल रहा है इसकी डेथ के बाद, लेकिन
द डे दिस पर्सन इज बॉर्न, जिस दिन ये इवेंट होता है, मतलब जिस दिन ये बच्चा एग्जिस्टेंस में आता है, इसके पास एक इंटरेस्ट पैदा होगा रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, जिसका वो एक्चुअल अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जिसके जिसके लिए उसको बेनिफिशियरी बनाया गया, उसके पास एक इंटरेस्ट आएगा जिसे हम कह रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, वेस्ट मतलब उसमें होना, ओन करना, इंटरेस्ट यानी उसका अधिकार, तो ये अधिकार उसे मिल जाएगा और इस पर्सन की जो लाइफ इंटरेस्ट है, चाहे एक हो या दो लोग हो, जो भी, इन लाइफ इंटरेस्ट के खत्म होते प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। अब ये इसका ग्रैंडसन नहीं होगी, ग्रेट ग्रैंडसन अगर होता, मतलब इसका बेटा का बेटा का बेटा, तो दो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट हुए, इन दोनों की डेथ के बाद अल्टीमेट बेनिफिशियरी फिर भी वही चाइल्ड होता, लेकिन उन दोनों लाइफ इंटरेस्ट जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है, इन दोनों की डेथ के बाद तब जाके उस बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, और तब तक के लिए जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके पास प्रॉपर्टी क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। ये सेक्शन यही कह रहा है। अब हमने देखा कि क्या क्या है, ये तो हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए क्या क्या चीजें देखी कि पहले तो इमीडिएट ट्रांसफर होता है, किस चीज का, इंटरेस्ट का, प्रॉपर्टी का नहीं, इमीडिएट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल। ट्रांसफरेबल है, हेरिटेबल। अब ये क्या है, हमने देखा कि ट्रांसफरेबल मतलब जिस पर्सन के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है कि इसे आप फर्दर भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, दिया जा सकता है, जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आता है वो प्रॉपर्टी को किसी और को भी सेल कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है उसको किसी भी तरीके से इसको ट्रांसफर करना है, सेल करना है, गिफ्ट करना है, जो भी है, ये इंटरेस्ट इसका है तो अब ये कर सकता है। तीसरी, इसके बाद क्या था, हेरिटेबल। हेरिटेबल का क्या मतलब था कि अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी, इसको वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल गया, यहां तक ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन क्या है कि भाई प्रॉपर्टी मिली इसकी डेथ के बाद जानी है, डेथ के बाद जानी है, तो अगर इस बच्चे के जन्म के 15 साल बाद इस ये जो फादर है इनके, इसकी डेथ हो जाती है 15 साल बाद। ठीक है, मतलब जन्म के 15 साल तक प्रॉपर्टी किसके पास है, फादर के पास लाइफ इंटरेस्ट था ना, 15 साल बाद प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी जो अल्टीमेट है, यानी कि जो अनबॉर्न था, उसे ट्रांसफर होनी है। अब 15 साल कंप्लीट होने के पहले ही, 15 साल कंप्लीट होने के पहले ही यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्सन की डेथ हो गई, मतलब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी था उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो गई। तो अब वेस्टेड इंटरेस्ट ये कहता है, एक प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसफरेबल तो था, ये चाहता अगर जिंदा रहता किसी को ट्रांसफर करना है करता, लेकिन क्योंकि हेरिटेबल है, तो अगर इस अनबॉर्न की, मतलब जो जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके पास ये राइट है कि ये, अब इसकी डेथ के केस में अगर डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी इसके जो लीगल एयर्स होंगे उसको ट्रांसफर कर दी जाए। जो भी लीगल एयर्स होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट जिसके पास है, उसके जो भी लीगल एयर है, अगर प्रॉपर्टी के एक्चुअल ट्रांसफर के पहले जो बेनिफिशियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसकी डेथ जाती है, उसके पास अल्टीमेट बेनिफिशियरी मतलब उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, तो उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ट्रांसफर की, यानी पोजेशन के पहले अगर इसकी डेथ जाती है, तो इसके लीगल एयर्स जो होंगे, प्रॉपर्टी उनको ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे हो गए इसके एट्रीब्यूट्स। देखिए एक लाइन कह रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये लाइन क्या कह रहा है, लाइन कह रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इस बात से, सिर्फ इस बात से खत्म नहीं हो जाएगा, इज नॉट डिफीटेड, इस बात से खत्म नहीं हो जाएगा कि जो ट्रांसफरी, इंटेंडेड ट्रांसफरी है, यानी कौन, अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जो इंटेंडेड ट्रांसफरी है उसकी डेथ हो गई एक्चुअल पोजेशन ऑब्टेन करने के पहले, वही चीज लिख रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड, खत्म नहीं हो जाएगा, बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन लेने के पहले अगर उसकी डेथ हो गई, उससे वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, हमने देखा इसका एक एट्रीब्यूट क्या है, हेरिटेबल, हेरिटेबल नेचर का होता है, मतलब उसके लीगल एयर्स जो होंगे उसको वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट तो था ना, उसके पास एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो पाया,
तो वेस्टेड इंटरेस्ट अब इसका जो भी उसके लीगल एड्स है उसके पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए मेक्स अ गिफ्ट टू बी, ठीक है, ऑफ ₹1000 टू बी पेड टू हिम ऑन द डेथ ऑफ सी। क्या कह रहा है, ए बी सी तीन पार्टी हो गई। ए कहता है कि भाई मेक्स अ गिफ्ट टू बी ऑफ ₹100 टू बी पेड टू हिम ऑन द डेथ ऑफ सी। सी की डेथ हो जाने के बाद, इसकी डेथ हो गई अगर, तो ये बी को ₹100 गिफ्ट करेगा। यही है, ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ रुपीज, गिफ्ट टू बी ऑफ ₹100 टू बी, गिफ्ट कर दिया लेकिन पैसे कब देगा, ऑन द डेथ ऑफ सी। डेथ इज एन इनएविटेबल इवेंट, डेथ तो होना ही है। इवेंट क्या कह रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट सर्टेन होना चाहिए कि ये तो होगी चीज, जैसे किसी का बर्थ है वो होगा, किसी की डेथ है वो होगी, बाकी कोई भी चीज है वो अनसर्टेन है, किसी का कहीं जाना नहीं जाना, किसी का कोई चीज करना नहीं होना, या कोई इवेंट का होना नहीं होना, ये सब कुछ अनसर्टेन है। पर जैसे एग्जाम्पल में डेथ दिया है, डेथ तो होगी, चाहे वो कल हो या वो 10 दिन बाद हो या वो 10 साल बाद हो, पर डेथ होगी। तो डेथ जब हो जाएगी, जैसे ही डेथ होगी वैसे ही यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी के पास आ जाएगा एक वेस्टेड इंटरेस्ट कि अब ए जो है इसको पैसे दे। बी अक्वायर्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट, जो मैंने कहा जैसे ही डेथ होगी उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा इमीडिएटली अपॉन किसके, सी का डेथ। इवन इफ बी डाइज बिफोर सी। अब यहाँ पे क्या कह रही है, ये तो पहली पार्ट तो समझ गई, ठीक है, सी की डेथ होते, क्योंकि उसने कहा ही क्या, ए ने कहा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें ₹100 गिफ्ट करता हूं, पर तुम्हें मिलेगा ये तब जब सी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी की डेथ होते, जिस समय सी की डेथ होगी, ये इवेंट है और डेथ तो सर्टेन है, जब जैसे ही सी की डेथ हुई बी के पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, इवेंट कंप्लीट हुआ, उसके पास इमीडिएटली वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। यहां तक। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर बी जो है वो सी के पहले डेथ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इवन इफ बी डाइज बिफोर सी, अगर बी की डेथ सी के पहले हो गई तो क्या होगा, बीज heirs विल बी एंटाइटल्ड टू दैट मनी वंस सी पासेस अवे। यहाँ पे जैसे जो हमने हेरिटेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा वही चीज लिखी है कि अब अगर सी के पहले, सी का क्या था, सी का जो यही इवेंट लेके चला था ना, ए कि भाई उसकी डेथ के बाद तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे। तो अब ये केस कह रहा है सेकंड सिनेरियो कि भाई अगर बी की डेथ जो है वो पहले हो जाती है, मतलब सी के पहले अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो उससे राइट उसका खत्म नहीं हो जाएगा, जो चीज वहां लिखी है वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इवेंट तो सॉर्टेड है। तो वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट उसके लीगल एड्स जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी जो कि ट्रस्टी है, ठीक है, टू पे डेट्स फ्रॉम द इनकम देन हैंड द प्रॉपर्टी टू सी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है कि भाई इससे जो भी इनकम आएंगे इससे अपना डेट क्लियर करो, और उसके बाद सी को प्रॉपर्टी है मिल जाएगी। मतलब ए ने, यहाँ भी क्या क्या पार्टी है, ए बी सी, ए ने क्या किया, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कि इससे अपने जो भी डेट्स हैं आपके, इससे जितने भी आपके जो भी इनकम आएगा इस प्रॉपर्टी से, रेंट हो सकता है, प्रॉफिट से, जो भी इस इनकम से अपने डेट क्लियर करो, और डेट क्लियर करते ही सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये जो डेट का क्लियरेंस है ये इवेंट हो गया, एक दिन जो कि कंप्लीट होगा ही, जिस दिन डेट क्लियर होगा सी के पास एक क्या आ जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट, सी के पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, द पेमेंट ऑफ डेट्स इज अ टेम्पररी डिले इन पोजेशन नॉट द डिले इन ओनरशिप। क्या है, पोजेशन में तुरंत डिले, थोड़ा डिले होना है कि जब तक डेट क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि उसकी ओनरशिप कभी मिलेगी नहीं, जिस दिन डेट क्लियर होगा उस दिन पोजेशन में मिल जाएगा उसे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सी होल्ड्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसके फेवर में बनाया गया उसके पास क्या हो गया, एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। द एंजॉयमेंट इज पोस्टपोन, एंजॉयमेंट, हाँ एंजॉयमेंट पोस्टपोन हो गया, क्यों, क्योंकि जब तक डेट क्लियर होगा, इवेंट ही यही है, यही रखा गया इवेंट, भाई जब डेट क्लियर होगा उसके बाद प्रॉपर्टी सीक हो जाएगी, तब तक आपका जो भी डेट है इस रेंट से निकाल लो। बट द लीगल राइट वेस्ट इमीडिएटली अपॉन द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। लेकिन जैसे ही जैसे ही भाई बनाया गया कि आपकी डेट क्लियरेंस के बाद ये प्रॉपर्टी से चली जाएगी, तो सी के पास क्या आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया।
इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इसी एग्जांपल से रिलेटेड है। An intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed। सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का enjoyment को postpone किया गया है, इससे ये इन्फेरेंस नहीं निकाला जा सकता, ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि भाई इंटरेस्ट जो है यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट को, मतलब जो पोजेशन आपको मिलेगा उसके लिए पोस्टपोन किया गया सिर्फ थोड़ी देर। लेकिन जिस समय आपके फेवर में बनाया गया कि आपको ट्रांसफर आपके फेवर में करने के लिए फिक्स हुआ, उसी दिन इमीडिएटली आपके पास है वेस्टेड इंटरेस्ट वहीं आ जाएगा। और whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from provision that it is a particular event shall happen, the interest shall pass to another persons। यहाँ पे कह रहा है कि भाई इनमें से किसी केस में भी कि भाई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किसी में, या इंजॉयमेंट पोस्टपोन किया गया है, या ऐसे किसी केस का ये मतलब नहीं होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट वेस्ट कर रहा है। नाउ सेक्शन 20, आई होप कि वेस्टेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जिस मोमेंट किसी पर्सन में एक इंटरेस्ट अराइज होता है, किसी पर्सन के फेवर में उसको ट्रांसफर किया जाएगा, एक इंटरेस्ट अराइज होता है जो कि क्या किसी इवेंट की हैपनिंग पे है, और वो इवेंट सर्टेन है कि वो इवेंट जैसे ही होगा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, उसे ही हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। एक ऐसा इंटरेस्ट जो किसी इवेंट पे डिपेंड, इवेंट किसी सर्टेन इवेंट पे डिपेंडेड है कि उसके होते ही, जैसे ही वो चीज होगी, इवेंट सर्टेन पर्सन में एक इंटरेस्ट अराइज होगा, एक वेस्ट होगा, उसे ही कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इवेंट के होने पे इमीडिएटली अराइज करता है, अराइज करता है जिस पर्सन के फेवर में ट्रांसफर किया गया है, और पोजीशन भले उसे बाद में मिले। ठीक है। सेक्शन 20, व्हेन अनबॉर्न, अगेन देखिए ये सेक्शन भी आ जाएगा अनबॉर्न से रिलेट करके। व्हेन अनबॉर्न पर्सन acquires vested interest on transfer of for his benefit। अभी देखिए, अभी हमने देखा कि भाई वेस्टेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, कब से हम अनबॉर्न के केस में वेस्टेड इंटरेस्ट, अनबॉर्न के केस में वेस्टेड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 19 ने बताया कि ऐसा है वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, एक टाइप का इंटरेस्ट है, दो टाइप के इंटरेस्ट हो गए, वेस्टेड और कंटिंजेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ अनबॉर्न के केस में ही वेस्टेड इंटरेस्ट आ रहा है? तो नहीं। सेक्शन 21 ने अदरवाइज अगर सिर्फ सॉरी सेक्शन 19 अगर सिर्फ अनबॉर्न के केस में होता, तो जब हमने 13 पढ़ा हम वहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट पढ़ते, या जब हम 19 पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन होता कि एक अनबॉर्न के केस के लिए है। लेकिन सिर्फ अनबॉर्न के लिए नहीं, पर अनबॉर्न के लिए भी है, हाँ है, अनबॉर्न के लिए है वो बिल्कुल, क्योंकि अनबॉर्न में वेस्टेड इंटरेस्ट ही आ रहा है। जैसे ही वो जन्म लेगा उसके पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, इवेंट क्या है, बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट कहता है कि लिमिट नहीं है सिर्फ अनबॉर्न तक, किसी भी चीज के लिए वो इवेंट होगी तो उसके पास जो राइट आएगा उसके फेवर में, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है। 20 जो है वो बात करता है अनबॉर्न के केस में वेस्टेड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन स्टेट? ये सेक्शन कहता है कि भाई द व्हेन एंड हाउ रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब अनबॉर्न के केस में अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई उसे ट्रांसफर होगा, कैसे कैसे क्या हो रहा है, जैसे हमने सेक्शन 13 में क्या पढ़ा, अभी अभी हमने ये चीज देखी कि सेक्शन 13 हमें ये बात बता रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट के डेथ के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न को मिल जाएगी, ट्रांसफर होगा। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जो मैंने अभी समझाया कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन क्या वो सेक्शन में मेंशन है? नहीं, सेक्शन में वो चीज मेंशन नहीं की हुई है 13 में। जैसे मैंने कहा कि उसकी बर्थ के साथ उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, ये चीज मेंशन वहां पे नहीं की हुई है। वहां पे सिर्फ ट्रांसफर की बात करता है कि प्रायर इंटरेस्ट की डेथ होगी तो ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी अनबॉर्न को। इसके पहले जो अनबॉर्न के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं वो सेक्शन 20 में दे रखा है। क्या कह रहा है? एन अनबॉर्न पर्सन acquires a vested interest immediately upon the birth, the thing that we have been discussing till date। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे टिल नाउ, कि भाई दो स्टेजेस हो गए। ठीक है, इसे भी अगर एग्जांपल से समझे, ठीक है, यहां से ये हुआ लाइफ इंटरेस्ट,
और इसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी इसको चली गई। ठीक है, ये बता रहा है सेक्शन 13। सेक्शन 13 यही तो बताया कि जैसे ही डेथ होगी लाइफ इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी अनबॉर्न के पास चली आएगी। लेकिन सेक्शन 20 है वो सेक्शन जो ये बताता है कि जिस मोमेंट इसका ये बर्थ होगा इसके पास एक इंटरेस्ट आ जाएगा जिसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ये सेक्शन 20 बता रहा है एन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली अपॉन बर्थ। सो ये दो स्टेजेस हो गए, जन्म होते ही उसके पास आ गया वेस्टेड इंटरेस्ट, ये बताया सेक्शन 20। और लाइफ इंटरेस्ट की डेथ ऑब्वियसली उसके बाद हो रही है, उसके बाद जब डेथ हो रही है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी अनबोर्न को। और अगर जैसे हम ये भी पहले देखा था कि अगर इसकी डेथ पहले हो गई, मतलब लाइफ इंटरेस्ट की डेथ पहले हो जाती है अनबॉर्न के आने से पहले, अनबॉर्न के एग्जिस्टेंस में आने के पहले अगर लाइफ इंटरेस्ट की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी विल रिटर्न बैक टू द ट्रांसफरर। दिस इज सब्जेक्ट टू द रूल्स इन सेक्शन 13 ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये दोनों सेक्शन साथ में आएंगे 13 एंड 20। An interest is vested when it is not subject to any condition precedent. It is present, fixed right to even फिक्स्ड राइट टू इवन अ फ्यूचर एंजॉयमेंट। भाई ऐसा है कि कोई कंडीशन नहीं लगी होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट एक ऐसी इंटरेस्ट है जो हमने अभी देखा कोई कंडीशन नहीं है, एब्सोल्यूट है। हम यहाँ पे कह रहे हैं, हमने शुरू से कहा कि अनबॉर्न को ट्रांसफर क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, उसको मतलब लिमिट नहीं लगा सकते। वेस्टेड इंटरेस्ट का भी वही है कि कंप्लीट ट्रांसफर है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि ये किसी सब्जेक्ट टू कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। ये क्या है कि भाई एक इवेंट के होने पे कंप्लीट ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाएगा, यही चीज है। और इफ द चाइल्ड डाइज अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ द प्रॉपर्टी पासेस टू देयर heirs नॉट बैक टू द सेटलर। अगर उसके जन्म, यहाँ पे क्या बच्चे के अगर जो जो भी अनबॉर्न है उसकी जन्म के कुछ घंटे बाद भी अगर उसकी डेथ जाती है तो जो भी उसके एयर्स होंगे, मतलब जैसे हमने पहले कहा कि अगर इसकी डेथ हो जाती है तो क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब जो अनबॉर्न है उसकी डेथ हो जाती है तो क्योंकि हेरिटेबल इंटरेस्ट है ये, तो ये इसके जो भी लीगल एयर्स होंगे उसको ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट। It does not depend on a maybe event, it depends only on the birth। जैसा हमने वेस्टेड इंटरेस्ट 19 में देखा कि एक सर्टेन इवेंट, वही सर्टेन इवेंट सेक्शन 20 में क्या है, द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, क्योंकि वो होना ही है। वो आज होगा, वो कल होगा, वो एक वीक बाद हो सकता है, पर वो होगा, दैट इवेंट इज सर्टेन। यही सर्टेन इवेंट की बात सेक्शन 19 में करा है। बट सिर्फ यही नहीं, नॉट दिस ओनली, एक्सप्लिसिट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे सेक्शंस कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं। हमने अनबॉर्न की बात करी सेक्शन 13 में, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट में परपेचुइटी आ गया कि भाई ठीक है, आप ऐसा है कि आप ट्रांसफर करिए लेकिन अपने पास ही हमेशा के लिए नहीं रोक के रख सकते हैं। कब फर्दर ट्रांसफर हो सकता है, परपेचुइटी कनेक्ट हो गया। 20 का ही फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई ठीक है 20 के लिए अब वेस्टेड इंटरेस्ट हम 19 में समझे, तो यही वेस्टेड इंटरेस्ट जब 20 में अनबॉर्न के पास आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है वो 20 के अंदर दिया हुआ है। अब पूरा पूरा प्रोसेस क्या है 13 और 20 को जब हम कोरिलेट करते हैं, अनबोर्न कैन नॉट रिसीव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऑफ कोर्स बिकॉज़ लिविंग पर्सन तो है नहीं, तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। द लॉ रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो हमने अभी देखा, जो एक सर्टेन तरीके से उससे ट्रांसफर होगा। क्या होता है, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी मस्ट फर्स्ट बी वेस्टेड इन अ लिविंग पर्सन, अ लाइफ लाइफ स्टेट, मतलब एक एक लाइफ इंटरेस्ट पहले तो क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद द बर्थ। As soon as the child is born, the interest shifts to them। ये क्या होगा, ये हो गया सेक्शन 20। यही तो कह रहे हैं कि जैसे ही जन्म हुआ प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, वेस्टेड इंटरेस्ट उसके पास आ गया। हालांकि वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया लेकिन अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ फॉर द रिमेनिंग लाइफ, जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है वो अपनी पूरी लाइफ उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया जो भी अनबॉर्न है उसके पास, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी इंटेंडेड बेनिफिशियरी है। लेकिन जो लाइफ इंटरेस्ट है, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है, वो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वो उस प्रॉपर्टी का पूरा एंजॉयमेंट करेंगे। वेस्टिंग वर्सेस एंजॉयमेंट, अब ये कह रही थी द चाइल्ड ओन्स द प्रॉपर्टी the moment they take their first breath, even if they can't use or occupy until
द लाइफ स्टेट होल्डर डाइज। वही चीज जो अभी अभी मैंने कही, इंटरेस्ट आ गया उसके पास, हक उसका हो गया, प्रॉपर्टी उसकी हो गई, अधिकार हो गया, लेकिन क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट उसका भी है जिससे बनाया गया है फादर का, तो फॉर द रिमेनिंग ऑफ देयर लाइफ, जब तक वो जिंदा है, फादर उस प्रॉपर्टी को यूज, जो भी पर्सन लाइफ इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी को पूरे लाइफ तक अपने यूज करेगा, उसको इंजॉयमेंट करेगा। No immediate possession required. The law distinguishes between ownership and possession. जैसे ओनरशिप क्या हो गई, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अधिकार मिल गया, ओनरशिप तो इंटरेस्ट है, लेकिन ट्रांसफर जो हो रहा है पोजेशन, वो बाद में मिलता है। एंजॉयमेंट क्या है, सिर्फ पोजेशन ही तो दिया हुआ है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, ट्रांसफरर कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट टाइम फॉर वेस्टिंग, एग्जांपल एट द एज ऑफ 18, बट इफ द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, सेक्शन 20 डिफॉल्ट्स टू द मोमेंट ऑफ बर्थ। ये क्यों चीज स्पेसिफाई की गई है, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 20 में, वेट, हाँ, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो पेपर्स हैं उसमें ये चीज स्पेसिफाई की है कि कितने एज पे ट्रांसफर होगा, जैसे हमने पहले देखा था कि भाई प्रॉपर्टी कहां तक रोकी जा सकती है, तो 18 साल तक अगर लिमिट है, तो लिखा होगी लाइफ इंटरेस्ट प्लस 5 years ऑफ द अनबॉर्न, तो 5 साल के पहले उसके पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके पास तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो उसके जन्म के साथ ही क्या होगा, उसके पास एक इंटरेस्ट आ जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर वेस्टिंग का टाइम जैसे लिखा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि वेस्टिंग का टाइम स्पेसिफाइड अगर है, तब तक तो वहां तक तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, अगर नहीं है तो बर्थ के साथ ही मान लेंगे। वेस्टिंग का टाइम, ट्रांसफर का टाइम, ये सब अलग से स्पेसिफाई किया जा सकता है। जैसे ट्रांसफर रूल ऑफ परपेचुइटी क्या कहता है, रूल ऑफ परपेचुइटी एक्चुअल ट्रांसफर की बात करता है, वहां पे इंटरेस्ट की बात नहीं है, वहां पे प्रॉपर्टी के एक्चुअल ट्रांसफर की बात करें, कब तक उसको होल्ड करके रख सकते हो आप, तो वहां पे वो चीज दे रखी है। यहाँ पे वेस्टिंग की बात करें कि वेस्टिंग को कितने दिन तक पोस्टपोन कर सकते हैं, या तो स्पेसिफाई कर दो, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इतने साल, नहीं तो जन्म के साथ उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए सेक्शन 13 है 20 को रिलेटेड सेक्शंस जो हैं उनके बीच के डिस्टिंक्शंस दिया हुआ है। 13 में क्या चीज मेन फोकस है, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी गिवन, कितना दिया जा सकता है, और सेक्शन 20 बात क्या करता है, व्हेन द इंटरेस्ट वेस्ट, कब इंटरेस्ट वेस्ट करेगा उसमें अनबॉर्न में, तो कब होता है, जैसे ही उसकी बर्थ होगी उसी वक्त। सेक्शन 13 के लिए द ट्रांसफर मस्ट बी एब्सोल्यूट, और सेक्शन 20 के लिए भी यूजुअली हैपेंस एट द बर्थ, और एब्सोल्यूट ट्रांसफर ही हो रहा है। सेक्शन 13 के लिए कैन नॉट क्रिएट लाइफ इंटरेस्ट फॉर एन अनबॉर्न, किसी अनबॉर्न में लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, और ये सेक्शन 20 अगेन सिर्फ टाइमिंग की बात करता है। देखिए एक एग्जांपल जो हम कब से समझ रहे हैं वैसा ही सिमिलर और सिंपल एग्जांपल, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, मतलब बी कौन हो गया, लाइफ इंटरेस्ट, एंड आफ्टर बीज डेथ टू बीज अनबॉर्न सन, मतलब जो जन्म लेगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, बी का जो भी बेटा होगा वो, बी कौन हो गया, लाइफ इंटरेस्ट हो गया, और बी का बेटा जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। ट्रांसफर कब होगा, द सन इज नॉट येट बॉर्न, ट्रांसफर के वक्त मतलब जब पेपर बनाए गए, बर्थ, एट बर्थ क्या हो रहा है, द सन इमीडिएटली एक्वायर्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट, जो बी का बेटा है उसकी जन्म के साथ ही उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। नाउ व्हेन द सन डाइज, इफ द सन डाइज एट 2, अगर 2 साल पे उस बेटे की डेथ हो गई, मतलब किसकी, जिस अनबॉर्न की हम बात कर रहे हैं, बी का बेटा, since the interest was already vested at birth, the property will pass to son's legal heirs like mother, father, even if B is still alive. जो भी उसके जो भी लीगल एड्स होंगे, अगर उसकी डेथ पहले हो गई, जल्दी हो गई,
तो उसका जो भी उसके लीगल लीगल एयर्स होंगे उनके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। एक्सेप्शंस एंड कॉन्ट्ररी इंटेंशंस, अब ये क्या कह रहा है? The rule vesting at birth is not absolute if the transfer deed says otherwise। मतलब ये जैसे हम कह रहे हैं भाई, हमने क्या कहा कि वेस्टिंग यानी कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो अनबॉर्न को दी जा रही है वो एब्सोल्यूट ही होगा। लिमिटेड इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट, ये सारा अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अनबॉर्न को जब भी ट्रांसफर होगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। इसके एक्सेप्शंस क्या है? क्योंकि वहां पे लिखा है अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि if the deed states that the child gets the interest only at age 21, then section 20 is overridden by the contrary intention। तो अगर वहां पे अलग सी चीज, नॉर्मल रूल क्या है, एक्सेप्शन क्या मतलब हुआ, या कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब ये है कि जो जनरल रूल है उससे अलग अगर कोई बात, जनरल रूल क्या है कि भाई जन्म के साथ उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जा रहा है अनकॉन को। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट जो डीड तैयार की गई, डीड में ये चीज लिखी हुई है कि भाई जन्म के कोई भी एक स्पेसिफिक कर देगा 10 साल 20 साल बाद ही उसे उसमें इंटरेस्ट वेस्ट करेगा, तो तब तक उसमें उसे वेस्टेड इंटरेस्ट उतने साल तक नहीं मिलेगा। यहाँ हम अगेन प्लीज रिमेंबर वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एक्चुअल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सेक्शन 14 के हिसाब से एक्चुअल ट्रांसफर की जो पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड, उस पर लिमिट लगा रखी है कि अगर प्रायर लाइफ इंटरेस्ट प्लस अनबॉर्न का 18 साल ही उसके मेजोरिटी होने, उसके मेजर होने तक ही, उसकी माइनॉरिटी तक का ही पीरियड है, उसके बाद का अगर टाइम फ्रेम रखा गया है तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन ही वॉइड हो जाती है, वो ट्रांसफर जो है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेस्टिंग की बात कर रहा है, इंटरेस्ट कब वेस्ट करेगा, तो वहां तक वो मेंशन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट में कि इंटरेस्ट कब आएगा इस पर्सन में। साथ ही साथ दूसरा एक्सेप्शन कंटिजेंट इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट जो है वो कैसा है, कंटिजेंट इन नेचर का, मतलब किसी होने या नहीं होने पे, क्या कह रहे थे, वेस्टिंग इज टाइड टू अ स्पेसिफिक कंडीशन, में किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे बंधी हुई है कि भाई जब ये होगा तब ऐसा होगा, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अगर ये हुआ तो, नॉट जब बल्कि अगर, अगर ये चीज होती है तो ट्रांसफर होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इस तरीके का अगर है तो ये सेक्शन इसके अंदर फॉल ही नहीं करेगा, वेस्टिंग इंटरेस्ट के अंदर आएगा नहीं, वो तो कंटिजेंट इंटरेस्ट आता है। तो ये हो गया 19 और 20। 19 में देखा वेस्टेड इंटरेस्ट, 20 में देखा अनबॉर्न के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट। तो सेक्शन जब भी अनबॉर्न को ट्रांसफर की बात की जाती है ये सारे सेक्शंस को रिलेट कर जाएंगे। कौन से? 13 20, ये सारे सेक्शंस को रिलेट हो जाएंगे, 13 20 और कहीं ना कहीं 19 भी, 13 19 20 ये सब आपस में। क्योंकि जब आप वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, 13 20 19 एक्चुअली वुड बी बेटर। 13 बता रहा है कि नॉर्मली कैसे होगा, ठीक है, ट्रांसफर कैसे होगा। अब जब हम इसमें इंटरेस्ट की बात करेंगे ये 20 बताएगा, और यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेक्शन 19 आएगा, ठीक है। परपेचुइटी की बात करेंगे हम, जब ये हो जाएगा क्या, ट्रांसफर टू अनबॉर्न यूपी, ठीक है। जब हम परपेचुइटी की बात करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, 14 और 18 साथ साथ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेक्शंस ये हो जाएंगे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब अगेंस्ट परपेचुइटी है लेकिन 18 क्यों लिखा, 18 इसलिए लिखा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, उसी से कोरिलेटेड लिंक्ड सेक्शन है। जब 14 बताएंगे कि 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं, मैक्सिमम पीरियड एंड एवरीथिंग अलोंग विद एग्जांपल्स। तो उसके साथ ही साथ कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसका एक्सेप्शन जो है वो एक सेक्शन 18 में दे रखा है, जो कि ये चीजें हैं कि ये ग्राउंड्स पे परपेचुइटी में ट्रांसफर हो सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट परपेचुइटी 14 एंड 18 दो चीजें आ जाएंगी। अब आते हैं सेक्शन 21 पे, जो दूसरे टाइप का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के दो टाइप हो गए, पहला तो हमें समझ में आया कि वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कि इमीडिएटली इवेंट के हैपनिंग पे हो रहा है, इवेंट हो और इमीडिएटली जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट कर गया, वो हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट।
दूसरे टाइप का होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है? हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंसी हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, व्हेन वी वर स्टडीइंग, व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने वहां पे देखा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी चीज के, किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है। कंटिंजेंट कहां से है वर्ड? मैंने तुम्हें समझाया था, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है कि वो चीज हो भी सकती है, वो चीज नहीं भी हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है किसी कंडीशन पे, उसे ही कहते हैं कंटिंजेंसी, कंडीशनल। हो भी सकती है वो चीज, नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल। अगर आप एक कॉइन उछालो, कॉइन उछालो, अब बोलो कि उसका हेड्स ही आएगा, तो 50-50% चांसेस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 50% चांस है कि हेड्स आए, 50% चांस है कि टेल्स आए, तो दोनों। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इस तरीके की चीजों पे बेस्ड हो, जो हो भी सकती है नहीं भी, वो होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली वैसा ही जब आप ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट की जगह इंटरेस्ट लगा दो यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होके यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या हो गए? ऐसे इंटरेस्ट जो किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेड है। वेस्टेड क्या था? नॉन हैपनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, इवेंट इज सर्टेन, वो बस टाइम स्पेसिफाइड नहीं कि कब होगा, पर वो होगा, वो इवेंट होगी। अब जैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा था किसी की डेथ, वो एक्सीडेंट है तो वो जल्दी होगी, वो नॉर्मल डेथ है वो डिलेड हो सकती है, वो टाइम फ्रेम नहीं पता, पर डेथ इज सर्टेन, डेथ होगी। लेकिन किसी शिप का टाइम पे पहुंचना या किसी फ्लाइट का डिले होना, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या नहीं भी, 50-50% चांसेस है। तो जहां होना, इवेंट का होना सक्सेसफुली या नहीं होना, होना या ना होना, दोनों पॉसिबल हो, और उस पे बेस्ड इवेंट क्या है? अनसर्टेन है, जो हो भी सके और नहीं भी। इस होने या ना होने पे, ऐसा इवेंट जो कि हो सके या नहीं भी, इस कंटिंजेंसी पे बेस्ड जब कोई इंटरेस्ट हो, कि भाई वो इंटरेस्ट तब मिलेगा जब एक सर्टेन इवेंट होगी या नहीं होगी। इवेंट क्योंकि अनसर्टेन है, भाई अनसर्टेन क्या मतलब? जो कि फिक्स नहीं है कि वो होगी ही या वो नहीं होगी, दोनों चीजें, वो हो भी सकती है नहीं भी। अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड अगर कोई इंटरेस्ट है, तो उसे हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट कह रहे हैं। कंटिंजेंट इंटरेस्ट है क्या? इट इज एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट ही अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। फ्यूचर इवेंट है वो तो ठीक है, फ्यूचर इवेंट तो वो भी है वेस्टेड में भी, लेकिन वहां इवेंट सर्टेन है, बहुत मेजर डिफरेंस है, वो चीज होगी ही, बस टाइम नहीं पता हमें कि वो आज होगी, वो 2 दिन बाद, वो 6 महीने बाद, वो 6 साल बाद, कब होगी। लेकिन यहाँ पे यही नहीं पता, क्योंकि वो अनसर्टेन है, नहीं पता कि वो इवेंट एक्चुअली होगी भी या नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पहले, इसके क्या हो गए? सबसे पहले तो अनसर्टेन इवेंट है, भाई वो हो भी सकती है, नहीं भी, दोनों चीजें हैं। कंडीशनल है नेचर का, क्योंकि दोनों चीजें, जैसे मैंने कहा, कंडीशन पे बेस्ड है, वो चीज हो भी सकती, नहीं भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, कंडीशन बेस्ड है। इट इज नॉट गारंटीड अंटिल द कंडीशन इज मेट। जैसे एग्जांपल देखिए, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी ओनली इफ सी मैरीज सी। नाउ इफ बी नेवर मैरीज सी, द इंटरेस्ट नेवर वेस्ट्स। अब क्या है भाई, जैसे इसके एग्जांपल में क्या दिया है कि कंटीजेंट इंटरेस्ट। अब कंटीजेंट इंटरेस्ट कैसे है, देखिए इसको समझते हैं। ए है, बी है, सी है, 3 इंसान है। ए ने बी को कहा कि भाई आई गिव यू माई प्रॉपर्टी, अगर, कंडीशन लगाई यहाँ पे, कंडीशन क्या है? अगर तेरी शादी सी से हो पाई, ठीक है, द कंडीशन इज, इफ यू एंड अप मैरिंग सी, अगर तुम दोनों की शादी हो पाई, बी से कहता है कि अगर तेरी शादी सी से हो पाई, तब I'll ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ यू बोथ एंड अप गेटिंग मैरिड, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन सर्टेन नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि शादी ना हो पाए, हो सकता है सी मना कर दे, हो सकता है बी की डेथ हो जाए, हो सकता है सी की डेथ हो जाए, किसी भी रीजन से, लेकिन शादी हो ही जाए, ये सर्टेनिटी तो नहीं है, अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों की बराबर बराबर है, हाँ की भी और ना की भी। तो ये ऐसा इंटरेस्ट जो एक कंडीशन पे बेस्ड है, कि जो कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी, इसे कहेंगे क्या? कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट। लेकिन
अब मान लीजिए ऐसा होता है कि सेकंड पार्ट इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऐसे समझते हैं कि अगर बी की शादी सी से हो जाती है, if ultimately after say 3 years or 4 years B actually ends up getting married to C, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई, बी ने सी से शादी करी, अब कंडीशन क्या थी कि भाई तेरी शादी अगर सी से हो गई तो आई ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी टू यू। यहाँ क्या हुआ, कंडीशन तो फुलफिल हो गया, शादी होगी बी सी की। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो गया, जिस चीज के बेसिस पे जो कंडीशन था कि भाई ये चीज होगी या नहीं होगी उसके बेसिस पे, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तब तक तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट था कि भाई वो चीज हो पाई तो ठीक, नहीं हो पाई तो नहीं होगा, तब वो कंटिंजेंट है, मतलब जब तक कंडीशन है तब तक वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये कंडीशन मीट हो गए, कंडीशंस फुलफिल हो गए, तो यही कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। अब क्या हुआ, बी ने सी से शादी कर ली, इन दोनों की शादी हो गई, मतलब अब तो ये इवेंट जो था वो कंफर्म हो गया, इवेंट जो था वो हो गया। इवेंट के होने पे जो इंटरेस्ट अराइज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। तो अब फाइनली क्या होगा, ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। अब तक यही इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट था शादी के पहले तक, क्योंकि शादी हो भी सकती नहीं भी, पॉसिबिलिटी 50-50 है। लेकिन द डे बी एंड्स अप मैरिंग सी, क्या था कंडीशन कि भाई आई ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी टू यू इफ यू एंड अप मैरिंग सी। तो जब ये सर्टेन हो गया, इनकी शादी हो गई, तो यही कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो अब तक कंडीशनल था, अब तक कंटिंजेंट था, अब वो बी के पास कंप्लीट इंटरेस्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या, वेस्टेड इंटरेस्ट। सो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होते हैं, किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो चीज अगर पूरी हो गई, जिस कंडीशन के बेसिस पे इंटरेस्ट रखा गया था, इंटरेस्ट था, अगर वो चीज फुलफिल हो गई तो देन दैट कंटिंजेंट इंटरेस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट। सो हर कंटिंजेंट इंटरेस्ट फुलफिलमेंट के पहले वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाती है। और अगर ये कभी शादी इनकी नहीं हुई, नहीं हो पाया, मान लीजिए सी डाइड या किसी भी रीजन से दे नेवर गॉट मैरिड, कभी इनकी शादी नहीं हुई, तो क्या होगा, ये चीज कभी वेस्टेड हो नहीं पाएगी। ठीक है, क्या क्या है, फ्यूचर एंड अनसर्टेन हमने देखा। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफरेबल बट नॉट हेरिटेबल। अब ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल बट नॉट हेरिटेबल। हमने जब वेस्टेड इंटरेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए क्या है कि अगर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो भी जाती है, ठीक है, एक्चुअल पोजेशन मिलने के पहले उसकी डेथ हो भी जाती है, लेकिन उसके पास तो वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो वो जो इंटरेस्ट है उसका उसके लीगल एयर्स के पास चला जाएगा, वो इंटरेस्ट जो है वो उसके लीगल एयर्स के पास चला जाएगा। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या है, हमने वेस्टेड में देखा कि क्या है, ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल, दोनों चीजें थी। जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चाहे तो उसे ट्रांसफर कर दे, वो उसकी मर्जी है, वो किसे ट्रांसफर करेगा, वो कैसे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसके पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब क्या, अधिकार, वेस्टेड मतलब उसमें ओन करना, उसे ओन, ओ डब्ल्यू एन, जो ओन वर्ड होता है, ओन, ओन मतलब अपना, वो उसके पास अपना इंटरेस्ट है, अपना अधिकार है, वो उसे उसका जो करे यहाँ पे। लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये जो इसका राइट है ये ट्रांसफरेबल जरूर है, वो उसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हेरिटेबल नेचर का नहीं हो सकता है, मतलब उसकी डेथ के बाद ये उसके इनहेरिट नहीं होगा उसके लीगल एयर्स को। इफ द ट्रांसफरी डाइज बिफोर द कंडीशन इज मेट, कंडीशन पूरी नहीं हुई, कंडीशन पूरी नहीं होने का क्या मतलब है, अभी इंटरेस्ट वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन पूरी हो जाती है, देखिए प्लीज समझिए इस चीज को, सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो हमने अभी लिया था ए बी एंड सी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पहली चीज क्या हो रही है, कंडीशन नॉट मेट या कंडीशन मेट, पहले कंडीशन मेट हो गई मतलब बी सी की शादी हो गई, कंडीशन मेट का क्या मतलब है कि बी के पास क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। कंडीशन मेट का क्या मतलब है, बी के पास, बी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो बन गया क्या, अब वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि बी के पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट तो है ही है, इसने जैसे ही कहा कि भाई तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा,
जैसे ही कंडीशन मीट हो गई है तो क्या हो जाएगा, इसका कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया, ये तो हो गया। दूसरा केस, कंडीशन नॉट मेट, कंडीशन मीट नहीं हुई, मतलब बी और सी की शादी नहीं हुई। अब क्योंकि बी और सी की शादी नहीं हुई, कंडीशन नहीं मीट हुई, तो यहाँ के क्या है, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट बना ही नहीं। बी के पास क्या है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। तो जब कंडीशन मीट नहीं होता है, कंडीशन मीट नहीं होने क्या मतलब है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट अनलाइक वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि वो हेरिटेबल होता है, लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल नहीं होता है। यानी कि अब कंडीशन मेट नहीं हुआ, तो अब बी जो है, बी के पास कोई प्रॉपर्टी आएगी नहीं, वो कंडीशन था कि भाई जब शादी करोगे तभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो मतलब ये कि बी के पास क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, तो अब ये इंटरेस्ट अपने किसी, ये जो भी इसका बेटा, जो भी लीगल हेयर होगा, मान लीजिए एक्स इसका लीगल हेयर है, उसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि कल को अगर यू एंड अप मैरिंग समवन एल्स, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये कंडीशन स्पेसिफिक होती है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि कंडीशन इज स्पेसिफिक अटैच्ड टू समबडी, अटैच्ड टू समथिंग, इस स्पेसिफिक इंसान से जुड़ा हुआ कोई कंडीशन है, स्पेसिफिक चीज से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, तो वो कंडीशन बहुत ही स्पेसिफिक है। वो चीज अगर नहीं होती है तो वो उसके साथ ही वहां पे खत्म हो जाता है, उसका वो राइट जो है, वो इनहेरिटेंस का, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन हेरिटेबल होता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो फर्दर इनहेरिट नहीं किया जा सकता, अनलाइक वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो इनहेरिट होता है। और इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट। वेस्टेड इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था कि कोर्ट के पास उसको अटैच करने का, सेल करने का भी राइट होता है। यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी सीज्ड और सोल्ड बाय अ कोर्ट टू पे ऑफ डेथ बिकॉज इट्स नॉट रियल प्रॉपर्टी है। अगेन क्योंकि यहाँ पे भाई उसके पास खुद ही नहीं राइट है, बी के पास तो खुद ही नहीं राइट है, उसकी शादी उससे हुई नहीं, कंडीशन ही यही था। तो जब वहां पे कंडीशन नहीं मीट हुए, मतलब उसके पास खुद वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जब उसके पास खुद इंटरेस्ट नहीं है, खुद ही अधिकार नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को उसके बेचा नहीं जा सकता, कोर्ट जो है वो सीज अटैच करके उसे बेच नहीं सकती। अब सी कन्वर्जन, व्हेन कंटिंजेंट बिकम्स वेस्टेड, कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमने देखा कि कब वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट राइपन्स इनटू अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन टू प्राइमरी वेज, मतलब कंटिंजेंट इंटरेस्ट से वेस्टेड इंटरेस्ट दो तरीके से बनेंगे। कैसे कैसे, एग्जांपल्स तो हमने समझा, इसे समझते हैं थ्योरेटिकली। अकरेंस ऑफ इवेंट, जो इवेंट होना था, जैसे कंडीशन क्या थी, शादी करना, अकरेंस ऑफ इवेंट, जो इवेंट पे बेस था, अगर वो चीज पूरी हो गई मतलब कंडीशन मीट हो गए, कंडीशन मीट हो गई तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन गया क्या, यहाँ से सी आई गेट्स कन्वर्टेड इनटू वी आई, कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन गया क्या, वेस्टेड। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, if the interest was based on the event not happening and that event becomes impossible, मतलब दो चीजें हैं, दो चीज सकती है ना कि या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे केस था कि इफ यू एंड अप मैरिंग सी, अगर बी और सी की शादी हो जाती है, पॉजिटिव कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन, तो क्या होगा, ए जो है वो ट्रांसफर करेगा, तब तक के लिए उसके पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव कंडीशन क्यों कह रही हूं मैं कि ये चीज होगी, कोई चीज होने पे अगर वो चीज हो जाएगी तो तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो, कंटिंजेंट जो है वो वेस्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव कंडीशन। यही नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी, नेगेटिव कंडीशन है किसी चीज के नहीं होने पे। यही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर तुम्हारी शादी लाइफ में कभी नहीं होगी, इफ यू नेवर मैरी समवन इन योर एंटायर लाइफ, कंडीशन क्या है, डू नॉट मैरी एनीवन, ठीक है, कंडीशन ही है कि ये चीज कभी ना हो, शादी कभी नहीं हो, एंड देन अगर ये शादी किसी से कर लेता है, कंडीशन क्या थी, नेगेटिव कंडीशन, इफ यू डू नॉट मैरी एनीवन, किसी से शादी नहीं करता है बी, तो प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी, तो उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में कंडीशन अगर मीट हो गई, यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन है कि भैया किसी से शादी नहीं करना, यहाँ पे कंडीशन मीट हो गई, वो चीज कभी नहीं हुई, जिस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये नहीं होगी, वहां कंडीशन मीट होने क्या मतलब है, वो इवेंट कभी नहीं होना, वहां पे अगर कंडीशन मीट हो गई तो भी वो क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्ररी होता है तो नहीं होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले मैंने क्या कहा कि
बी सी की शादी अगर हो गई, ठीक है, कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो कंडीशन अगर मीट हो गया, ठीक है, पहली चीज पॉजिटिव कंडीशन लेके चल रहा है पहले वाले में कि इन दोनों की शादी हो ना, तो अगर पॉजिटिव है मतलब कंडीशन मीट हुआ यानी दोनों की शादी हो गई, तो क्या हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा बी के पास, कंटीजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया वेस्टेड में। कंडीशन मीट नहीं हुए मतलब दोनों की शादी नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या है, बी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है जो कि कंटीजेंट इंटरेस्ट है जो कि वेस्टेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, इसको बिल्कुल ऑपोजिट अगर कर दें, यहाँ पे हो गया नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन क्या है कि बी वुड नेवर मैरी एनीवन, ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि बी वुड नेवर मैरी एनीवन और कंडीशन यहाँ पे मीट हो गई है, कंडीशन मीट होने का क्या मतलब है कि मतलब बी और सी की कभी शादी नहीं हुई, या बी की किसी से कभी शादी नहीं हुई, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन मीट हो गई तो कंटिजेंट वेस्टेड बन जाएगा। और अगर कंडीशन मीट नहीं हुई मतलब बी ने किसी से शादी कर ली, कोई भी, क्योंकि कंडीशन क्या था, बी वुड नेवर मैरी एनीवन, कंडीशन मीट नहीं हुई अगर, तो कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे सेम वही प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल है, इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे। इवेंट के हैपनिंग पे बेस्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा हो सकता है जब वो चीज हो जाए, और इम्पॉसिबल हो जाएगा उसका उसका होना जब वो इवेंट ना हो। और वैसे ही अगर इवेंट के नॉट हैपनिंग पे बेस्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो चीज अगर नहीं हुई तब तो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होगा, वो चीज लेकिन हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है कि कंटिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड में कन्वर्ट तब होगा जब अगर किसी चीज पे के इवेंट पे के अकरेंस पे बेस्ड जो इंटरेस्ट है वो चीज अगर हो गई तो कंटिजेंट वेस्टेड बन जाएगा। अगर किसी इवेंट के नॉट हैपनिंग पे इम्पॉसिबिलिटी पे बेस्ड अगर कंडीशन है, इंटरेस्ट है, वो चीज अगर नहीं हुई तब तो कंटिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड बनेगा, लेकिन अगर हो गई तो नहीं बनेगा, ऑपोजिट। सेम कॉन्सेप्ट। See, very, very, very important this difference between contingent and vested. This is section 21 and this is section 19. Very important. Contingent क्या है? It is dependent on a condition, जो कि हो भी सकती है नहीं भी। ये क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं फ्यूचर या फ्यूचर अनसर्टेन। कंडीशन कैसे है? यहाँ पे अनसर्टेन है, लेकिन इसमें क्या है, सर्टेन। कंडीशन कंटिंजेंट के केस में अनसर्टेन और वेस्टेड के केस में सर्टेन है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इमीडिएटली राइट मिल जाता है, जैसे ही वो इवेंट हो जाए, जैसे मतलब क्योंकि इवेंट सर्टेन है तो इवेंट के होते ही इमीडिएटली जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा, इमीडिएटली राइट मिल जाएगा। लॉस्ट इफ ट्रांसफरी डाइज अर्ली, अगर ट्रांसफरी जैसे हमने लिखा कि भाई यहाँ पे कोई हेरिटेबल वाला नेचर है ही नहीं, हेरिटेबल नॉन नॉन हेरिटेबल, हेरिटेबल नेचर का नहीं है, तो अगर ट्रांसफरी की पहले डेथ हो गई कंडीशन पूरी होने के पहले, हो सकता है पॉसिबिलिटी थी वो पूरी हो जाती, लेकिन उसके पहले ही डेथ हो गई, तो क्योंकि पहले ही डेथ हो गई कंडीशंस मीट नहीं हुए तो वो वेस्टेड नहीं हुआ। इस वजह से क्या होगा कि अब वो फर्दर किसी को इनहेरिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हेरिटेबल नेचर का होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल नेचर का होता है, तो ट्रांसफरी से जो भी उसके लीगल एयर्स है उसको उनको पास ऑन होता है। कंटिंजेंट में क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट जो है इसको अटैच नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, लेकिन वेस्टेड के केस में क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट है, ये जो है ये एब्सोल्यूट राइट होते हैं तो इनको अटैच कोर्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली है क्या, देखिए समझने के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा किसी इवेंट पे बेस्ड दोनों है, कंटिंजेंट भी और वेस्टेड भी, लेकिन कंटिंजेंट क्या है कि वो इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कंफर्म नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, लेकिन वेस्टेड के केस में इवेंट जो है वो सर्टेन है,
वो चीज होगी, वो एक दिन होगी, मतलब हम होंगे कामयाब एक दिन, वो चीज होगी। वो कब होगी वो नहीं पता, पर वो चीज होगी, वो सर्टेन है कि अब कंटिंजेंट, क्योंकि इवेंट ही कंफर्म नहीं है तो ट्रांसफर कंफर्म कैसे हो सकता है? तो वो क्या है, वो डिपेंडेड है एक इवेंट पे। वो अगर कंप्लीट हो गया तो ट्रांसफर होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन वेस्टेड में क्या है, जैसे ही वो इवेंट होगा इमीडिएटली इंटरेस्ट वेस्ट कर जाएगा, राइज हो जाएगा। कंटिंजेंट केस में और क्या चीज है कि वो इनहेरिटेबल राइट्स है, नॉन हेरिटेबल, इनहेरिटेबल सॉरी नॉन हेरिटेबल राइट्स है, मतलब उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ट्रांसफरेबल बट नॉन हेरिटेबल। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल होते हैं। और क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कि इसको कोर्ट जो है वो अटैच कर सकती है प्रॉपर्टी को। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट को कोर्ट कोर्ट जो है वेस्टेड इंटरेस्ट को अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी को कंटिंजेंट में कोर्ट अटैच नहीं कर सकती। ये सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच। लेकिन हर कंटिंजेंट इंटरेस्ट, अगर जो कंडीशंस हैं वो मीट हो गई, इफ इट वाज बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो वो कंडीशन मीट होने के बाद वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। नाउ ये तो हो गया वेयर। देखिए कंडीशन कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या कह रहा है, क्या रहा है, ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event। यही डिफरेंस था वेस्टेड में, वहां पे क्या था, specified certain event। or if a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquires a contingent interest in the property, such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event, in the latter case when the happening of event becomes impossible। इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एक्सेप्शन कह रहा है कि where a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit, such interest is not contingent। अब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है इसका एक्सेप्शन की वो क्या है, राइट, वो कैसा इंटरेस्ट है, वो क्या राइट है जो कि कंटिंजेंट में काउंट नहीं होगा, कंटिंजेंट नहीं होता है। सो बेसिकली ये बताता है कि इफ अ पर्सन इज टू रिसीव द प्रॉपर्टी एट अ सर्टेन एज, आपको कोई प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक एज पे दी जाएगी, चलिए 18 साल, ठीक है, but is also granted the income or benefits from the property in the meantime, the interest is vested not contingent। मतलब क्या कह रहा है कि भाई आपको प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर होगी, वो एक सर्टेन एज पे आपको 21 साल में या 18 साल पे ही ट्रांसफर होगी, लेकिन उसके पहले जो बेनिफिट्स है उससे आप उस बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो, तो ये ट्रांसफर क्या होगा, ये वेस्टेड है, कंटिंजेंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि the law presumes the transfer intended the person to own the property, simply delaying full control until they reach maturity। हमने पढ़ा था ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या था कि सिर्फ इंजॉयमेंट को डिले कर दिया गया, merely because of the fact that the enjoyment of such property was postponed or delayed, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन, जो फिजिकल पोजेशन है वो भले बाद में मिलना हो, जो एक्चुअल ट्रांसफर हो वो बाद में मिली हो कि इतने एज पे मिलेगी, ठीक है, इतने एज, जब आप अगर इतने एज के पहुंचोगे तो मिलेंगे, लेकिन तब तक उसके इंटरेस्ट जो है वो आपके रहेंगे, जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको कंटिंजेंट नहीं कहेंगे। ये वही चीज लिखा है, वेयर अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी पर्सन बिकम्स entitled to an interest therein upon attaining a particular age, interest मिलेगा, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit। कि भाई एक्चुअल ट्रांसफर जो है वो तो एक सर्टेन एज पे मिलेगा, लेकिन उसके पहले जो बेनिफिट्स है या तो वो उसे मिले
या उसके बेनिफिट के लिए जो भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी से वो उसके लिए यूज किए जाएंगे अगर, तो इसे कंटिंजेंट नहीं कहेंगे, ये वेस्टेड इंटरेस्ट। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट केसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, ऊषा सुब्बाराव का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस केस में कहा कि इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंडीशंस द इंटरेस्ट वेस्ट्स इमीडिएटली, कंडीशन के बिना है अगर, क्योंकि हमने देखा भाई कंटीजेंट में क्या है, कंटीजेंट में कंडीशंस ही तो इंपोज किए जा रहे हैं कि भाई ये चीज होगी तो ट्रांसफर होगा, ऐसा ही कंडीशन ही लगाया जा रहा है, तो जहां कंडीशन अगर नहीं लगाए गए हैं तो वहां क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली वेस्टिंग इंटरेस्ट होगा। Once vested, the transferor cannot unilaterally revoke the interest unless the original transfer was legally void. अब एक बार जब क्या हो गया, इंटरेस्ट वेस्ट करने लगा पर्सन ने, मतलब इंटरेस्ट वाज वेस्टिंग इन सम पर्सन, उसको यूनिलेटरली फिर ट्रांसफरर जो है उस इंटरेस्ट को रिवोक नहीं कर सकता तब तक जब तक कि उस पूरे ट्रांसफर को वॉइड ना डिक्लेयर किया जाए। जब तक पूरा ट्रांसफर अगर डिक्लेयर नहीं होगा, कहने का मतलब ये है कि जब पूरा ट्रांसफर जब तक डिक्लेयर नहीं होगा, अगर वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा, अगर वो नहीं होता है, तो अगर किसी भी एक बार वेस्टेड इंटरेस्ट चला गया तो उसको ट्रांसफरर यूनिलेटरली सिर्फ अपने पार्ट से, सिर्फ क्योंकि खुद वो चाहता है, वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। सेकेंड, लक्ष्मण लाल पाठक का केस, जिस केस में कोर्ट ने कहा कि भैया ट्रांसफरी vested right remains intact even if they do not physically possess the property yet legal remedies are available to enforce this ownership। मतलब फिजिकली प्रॉपर्टी जो है यानी पोसेशन जो है वो भले बाद में मिले, लेकिन जैसे उसका जो इंटरेस्ट है, वेस्टिंग इंटरेस्ट है, उसको कोई उससे मतलब नहीं है, वो वैसे ही रहता है। नाउ सेक्शन 22, सेक्शन 22, 23, 24 ये सारे बात करते हैं अगेन रिलेटेड टू कंडीशंस। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस जो अटैच किए जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड बात करता है। 22 क्या कह रहा है, देखिए, ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास टू अटेन अ पर्टिकुलर एज। ये क्या कह रहा है कि भाई द सेक्शन डील्स विद ट्रांसफर मेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे क्लास, हमने क्लास ट्रांसफर पढ़ा था पहले, इसमें हमने एक क्लास किसे कह रहे थे, अनबोर्न के पूरे ग्रुप को। सेक्शन 22 में किसकी बात कर रहे हैं, क्लास ट्रांसफर की, वेयर द बेनिफिट इज टाइड टू अ स्पेसिफिक माइलस्टोन। ठीक है, the interest in the property is created only for those members who reach a particular age specified in the transfer deed।
अब सेक्शन 22 क्या कह रहा है देखिए, नामी है ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास अटेन अ पर्टिकुलर एज। मतलब देखिए ये जो सेक्शन है, क्योंकि हमने 21 अभी कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो ये सारी उन्हीं कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब ही कंडीशनल से हो रहा है कि कंडीशंस लगाए गए हैं। तो कंटिजेंट इंटरेस्ट जिन कंडीशंस पे बेस्ड हो सकते हैं, वैसे ही कुछ अलग अलग तरीके की कंडीशंस के बारे में ये बात कर रहा है, ये सेक्शन बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 22 कहता है कि भाई ट्रांसफर, अगर कंटिजेंट ट्रांसफर मान लीजिए, अगर ऐसे क्लास के लिए ट्रांसफर होना है, कंटिजेंट इंटरेस्ट ऐसे क्लास को दिया जाना है, जब ये चीज कही गई है कि भाई वो ट्रांसफर उन्हीं लोगों को होगा उस क्लास में से जो एक सर्टेन एज को पहुंच पाएंगे, वे और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड interest then is created in favor of members only of a class as shall attain a particular age. Such interest does not vest in any member of class who has not attained that age. जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, इसने क्या किया कि भाई कंटिजेंट इंटरेस्ट ये किया कि ये उन पूरे क्लास के लोगों के लिए कि भाई उतने सारे एक क्लास के जितने लोग मान लीजिए GHI, ठीक है, इन तीनों को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इन पूरे क्लास के बेनिफिट के लिए बनाया गया भाई ये सारे लोग प्रॉपर्टी तब इनको मिलेगी जब ये 21 साल के होंगे, ठीक है। एक क्लास के लिए पूरा इंटरेस्ट बनाया गया, जैसे हमने वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में भी देखा था कि पूरे क्लास के लिए बनाया जाता, अनबॉर्न की जब हम बात कर रहे थे। वैसे ये सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 22, कि अगर कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है वो ऐसे कंडीशन पे बनाया गया है जो पूरे क्लास के इंटरेस्ट के बारे में है, ठीक है। अब और कंडीशन क्या है कि भाई ये जो क्लास है इसे ट्रांसफर ये तब होगा, इसके जो मेंबर्स हैं इसे प्रॉपर्टी तब उन्हीं लोगों को, क्लास के उन्हीं मेंबर्स को ट्रांसफर होगी जो कि एक सर्टेन एज, जैसे मान लीजिए 21 ईयर्स जो पहुंचेंगे। कंडीशन ये है कि ट्रांसफर क्लास के उन मेंबर्स को होगी जो वो 21 जो जब वो 21 ईयर के होंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए क्या होता है कि जी की डेथ या चलिए एच की डेथ पहले हो जाती है, ठीक है, एच जो है किसकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में व्हेन ही वाज 19 इयर्स, ठीक है। तो क्या होगा 19 इयर्स पे इसकी डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलेगी, जो भी क्लास के वो लोग हैं जो कि उस एज को पहुंच पाते हैं, इस एज पे उन्हें ही, जैसे 21 साल में इन दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। बस यही कह रहे हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट meaning the right of the property is not guaranteed until the condition is met। मतलब एक क्लास के लिए, पूरे क्लास के लिए इंटरेस्ट बनाया गया, ठीक है। जैसे हमने अनबॉर्न के केस में क्या देखा था कि एक पूरे क्लास के लिए, अनबॉर्न की पूरी क्लास के लिए इंटरेस्ट बनाया जा रहा है कि अगर इस क्लास में से जो लोग 13 14 से अगर हिट हो गए, उनको छोड़ के क्लास के बाकी मेंबर्स को ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। वैसे यहां कह रहा है कि कंटिजेंट इंटरेस्ट अगर एक क्लास के लिए बनाया गया कि कंडीशन ये लगाई गई कि भाई इनमें से जितने लोग एक पर्टिकुलर एज को अटेन करेंगे तब उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो जो अगर उस एज को अटेन ही नहीं कर पाए, अटेन ही नहीं कर पाए मतलब उसके पहले ही किसी वजह से उनकी डेथ हो गई, उनके अलावा जितने लोग होंगे उस क्लास के उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन is created in favor of such members only of a class as shall attain particular age। मतलब इस क्लास के लिए बनाया गया, ठीक है, इस पूरे क्लास के लिए कंटिजेंट इंटरेस्ट बनाया गया कि प्रॉपर्टी इन्हें मिलेगी जब ये 21 साल के होंगे, ठीक है। अब इसमें से एच सर्वाइव ही नहीं किया, तो जो दो लोग हैं इन दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी जब ये 21 साल के हो जाएंगे। Such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age। जो उस एज का पहुंच ही नहीं पाया उसे कैसे मिलेगा, और अगर जो पहुंच गया उसके पास क्या है यहाँ पे तुरंत जैसे 21 का होगा वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी ये ट्रांसफर हो जाएगी, 21 के होते ही वेस्टेड इंटरेस्ट इनके पास आ जाएगा। ट्रांसफर इज नॉट टू अ नेम्ड इंडिविजुअल बट टू अ डिफाइंड ग्रुप। एक पूरे ग्रुप के लिए बनाया जाता है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि भाई अनबॉर्न के क्लास की बात कर रहे हैं हम पीछे जब हमने पढ़ा था, वैसे ही इसमें कंटिजेंट इंटरेस्ट भी एज को फैक्टर मान के एक पूरा ग्रुप माना, ग्रुप को लिया गया है, पूरे पूरे क्लास को लिया गया है जिसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। वो ग्रुप कैसा हो सकता है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, नेफ्यूज, मेरे जितने
नेफ्यूज होंगे, उन सबको जब वो 18 साल के होंगे मेरी प्रॉपर्टी ऐसे मिलेगी, ठीक है, जो जितना जैसे जैसे भी डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या है भाई कि अगर जितने नेफ्यू है, 8 नेफ्यू है, 8 में से 3 जो है वो सरवाइव ही नहीं किए, तो बचे 5। वो 5 जब 18 के होंगे, जब जब तो उन्हें जैसे जैसे शेयर है, जैसे जैसे वो इंटरेस्ट जो है वो उनके लिए, जैसे 18 होंगे वो वेस्टेड इंटरेस्ट उनके लिए हो जाएगा। द वेस्टिंग रूल, अब देखिए, no interest vests in any member who has not reached the specific age। मतलब जो जो उस एज तक पहुंचने के पहले अगर डेथ हो गई तब तो उसकी उसकी बात ही नहीं। और यहाँ पे इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, राइट। लेकिन जब तक उस एज तक पहुंचते नहीं है तो सबके लिए वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। जब उस एज को पहुंच गए तब वो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। Any member who fails to reach that age is automatically excluded from the transfer। जैसे हमने देखा कि भाई उसकी डेथ हो गई, अगर वो नहीं पहुंच पाया उस एज तक तो उसको ट्रांसफर नहीं होगा और उसके heirs को भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, वेस्टेड इंटरेस्ट इनहेरिट हो रहा है। तो सेक्शन 22 बस है, बस किसी बात कर रहा है कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में। अगर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एक पूरे पूरे ग्रुप के लिए, एक पूरे पूरे क्लास के लिए, तो उस क्लास को के पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। उस क्लास में से जितने उन्हें उनके पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा, जितने लोग उस पर्टिकुलर एज को रीच कर पाएंगे, अटेन करेंगे, तब जाके वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट उनके लिए वेस्टिंग इंटरेस्ट होगा, तब प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी। अदरवाइज जो उस एज को नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, A transfers property to all the grandchildren of B who reach the age of 25। ठीक है कि भाई B के जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उन सबको प्रॉपर्टी चली जाएगी जब वो 25 के होंगे। अब ये क्या होता है कि 4 अलग अलग नाम लिया हुआ है, राहुल, स्नेहा, अमित, प्रिया। यहाँ पे क्या है कि 26 ईयर्स का हो गया, क्या था 25 के होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो अब इसके पास क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। स्नेहा 25, इसके पास भी क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। अमित इज ऑफ 19, तो यहाँ पे इसके लिए अभी कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही है। और प्रिया इज ऑफ 12, इसके पास भी अभी कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही है। जो उस एज को, पर्टिकुलर एज जो मेंशन किया है उसे अटेन कर गया, उसका कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ गया। बहुत सिंपल सी चीज है, तो कोरिलेट भी देखिए, अभी हमने ऊपर कहा कि भाई इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे है। वो इवेंट अगर हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन अगर मीट कर लिए गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो वेस्टेड कंटिंजेंट जो है वो वेस्टेड बन जाता है। 22 में ये बता रहा है कि एक तो पूरे पूरे क्लास के लिए है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं। अब उस क्लास में क्या कह ये रहा है कि कंडीशन ये लगाई गई कि भाई ऐसा है, ट्रांसफर इन्हें तब होगा जब वो एक सर्टेन एज को अटेन करेंगे, तो तब तक उनके पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। जब उस एज को अटेन कर गए, जो जो उस क्लास के उस एज को अटेन कर रहा है वो उसे उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा ट्रांसफर के लिए। अब एक चीज लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि जैसे अब अगर जब हम क्लास की बात करते हैं, ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसे ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं, अगर ग्रैंड चिल्ड्रन जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में भी जब हम क्लास के लिए कर रहे हैं, अनबॉर्न है, अगर 3 अनबॉर्न है, ठीक है, पूरे पूरे क्लास के लिए अगर बात करें 3 या 4 अनबॉर्न है, तो जब हम क्लास की बात करते हैं एक इंसान की प्रॉपर्टी 4 इंसान को जा रही है, तो पूरी पूरी तो नहीं जा सकती 100%, मतलब वो डिवाइड होकर शेयर्स जा रहे हैं उनके पास। जब हम क्लास की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का शेयर जा रहा है उसके हिसाब, जितना जितना हिस्सा है जिसके लिए 100% है। अगर 5 क्लास कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल, राइट, तो 20% ईच, 4 लोग हैं, 25% ईच, हर किसी के शेयर जो है वो 25% है, तो वो डिवाइड हो जाएगा हिस्सा। इफ इट इज एन इंडिविजुअल तब तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ए का बेटा बी का बेटा सी को जाना था अगर प्रॉपर्टी पूरी उसके पास, कंटिंजेंट था कि भाई ठीक है, अगर सी जो है, सी जब 25 साल का हो जाएगा तब जाके उसे मिलेगा, ठीक है। तो सी के 25 साल के होते उसके पास क्या हो जाएगा, वो कंडीशन था, पूरी सिर्फ एक ही है, वो इंडिविजुअल है, तो पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन वही क्लास है, जैसे इसमें क्या है, सी लिखा है ओन शेयर, क्योंकि पूरे 100% नहीं आ सकते, 4 लोग हैं तो 25 डिवाइड हो जाएगा, तो क्लास के केस में वो प्रॉपर्टी शेयर्स में डिवाइड हो जाती है। नाउ सेक्शन 23।
देखिए 21 और 22 का डिफरेंस दिया है। 21 में क्या बात है, जनरल रूल वेयर एंड इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, कंटिंजेंट है भाई। 22 क्या हो गया, ये भी वही बात कर रहा है लेकिन क्लास के लिए, अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 21 clarifies that in a group setting the uncertain event is the individual of surviving until a specific age। वही सेम चीज कंटिंजेंट की बात करें यहाँ पे, लेकिन क्लास की बात की जा रही है। तो अब सेक्शन 22 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो, एंड फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग इन द we will be discussing in the next lecture। आई होप कि अब तक ये समझ में आया हो कि हमने मेन जो चीजें डिस्कस करी, एक तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट अननोन पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, अलॉन्ग विद मैंने ये भी बताया कि क्या क्या सेक्शन, जब बात करेंगे हम अननोन के ट्रांसफर की, तो कैसे कैसे कौन कौन से सेक्शंस को लेके आएंगे। फिर हमने परपेचुइटी वाली चीजें भी डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जो कि था वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। आई होप कि आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा कि मेनली दोनों चीजें हैं क्या। इसीलिए आई हैव ट्राइड टू गिव टू इंक्लूड एज मच एग्जांपल्स एज पॉसिबल, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है कि टीपीए के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। बिकॉज जब जनरली जैसे आप बाकी बहुत सारे लॉस पढ़ोगे तो थियोरेटिकल भी समझ में आता है कि बस सिंपलर अगर प्रिंसिपल्स हो, बट टीपीए आई बिलीव कि ऐसा है कि कई सेक्शंस के लैंग्वेज इस तरीके के हैं या कॉन्सेप्ट जो है कि अनलेस अंटिल इसको एग्जांपल से समझा जाए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। So I have tried to include as much as possible. So please let me know if it was of help or not. And I hope it helped. Keep studying and take care you all, and see you all in the next lecture. We'll be continuing from section 23 onwards.